अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के माबैन सालसी करवाने की कोशिश कर रहा है वो सिलसिला जारी है, टूटा नहीं है। थोड़ी सी मिक्स किस्म की इतलात आती हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का रोल यह है कि पाकिस्तान ईरान से भी बात करे, पाकिस्तान अमेरिका से भी बात करे और दोनों को समझाने की कोशिश करे कि किसी ऐसे सेटलमेंट पे आ जाएं जिसमें दोनों को हजीमत भी ना उठानी पड़े और जो आवाम के मफादात हैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसी तरीके से पाकिस्तान अरब दुनिया के साथ भी इंगेज कर रहा है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ, जहाँ पर ईरान ने जब अमेरिका ने हमला किया तो जवाबी तौर पर जिन हमसाया मुल्कों को हिट करना शुरू किया जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे थे, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब एक तो वैसे ही हमारे बहुत अच्छे आपस में ताल्लुकात हैं, एक एहतराम वाला मामला है। मक्का और मदीना के हमारे दिलों में जो हैसियत है वो किसी शक व शुबे से बालातर है, लेकिन दूसरी तरफ हम उनसे एक डिफेंस पैक्ट भी कर चुके हैं। तो सऊदी अरब को भी इंगेज करके समझाना बहुत ज़रूरी था कि रिटेलिएशन ना करे। सऊदी अरब के पास अच्छी खासी मिलिट्री पावर मौजूद है और वो जवाब देना चाहते तो दे सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। अमेरिका ने 15 मुतालबात किए हैं जो पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक पहुँचा दिए गए हैं। ईरान ने जवाबी तौर पर 5 मुतालबात किए हैं जो पाकिस्तान के ज़रिए वाशिंगटन तक पहुँचा दिए गए हैं। अब ये मैक्सिमम पोजीशन है, दोनों ने ले लिए, यहाँ से मांगना शुरू किया। अब इंगेज करेंगे तो आहिस्ता 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 कोई मिडल ग्राउंड आ जाएगी जहाँ रास्ता निकल आएगा। ईरानियों को शुबा यह है कि अमरीकी साथ ही साथ बिल्डअप कर रहे हैं अपनी वो 82nd जो एयरबॉर्न डिवीज़न है उसको भी ले आए हैं, मेरीन्स को भी ला रहे हैं। तो ये खार्ग आइलैंड उसके ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं या उसके जो एडजॉइनिंग दूसरी छोटी आइलैंड्स है उसके ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं, ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो ईरान ने इसको कंट्रोल किया हुआ है उसको वहाँ से हटा सकें। ये उनका शुबा दुरुस्त भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका आम तौर पर एक डिसेप्टिव अप्रोच ज़रूर रखता है, लेकिन पाकिस्तान के ज़रिए जो मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक संजीदा कोशिश है और पाकिस्तान उसमें सेंट्रल पिलर है। टर्की भी सपोर्ट कर रहा है उस प्रोसेस को, उसको इजिप्ट भी सपोर्ट कर रहा है और इवन इंडोनेशिया और मलेशिया भी उस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस एफर्ट है और ऑन गोइंग है, टूटी नहीं है। अभी से थोड़ी देर पहले रॉयटर्स ने आज एक स्टोरी जारी की है। रॉयटर्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकाम से उसकी बात हुई है और पाकिस्तान ने उनको बताया कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको और उनके जो स्पीकर हैं, क्योंकि स्पीकर का एक बड़ा सेंट्रल रोल है इस टॉक्स वाले प्रोसेस में, स्पीकर को कंसिडर किया जा रहा है कि वो फैसला साजी के अमल में आगे आएंगे कालीबोफ और वो इस मामले के ऊपर हावी होंगे ईरान की जानिब से। तो पाकिस्तान ने वाशिंगटन से कहा है कि कम अज़ कम इस मौके के ऊपर इन दोनों लीडर्स को हिट ना किया जाए। तो पाकिस्तान ने वाशिंगटन को समझाया और वाशिंगटन ने इसराइल को बोला है कि आप इन दोनों रहनुमाओं को अपनी हिट लिस्ट से हटा दें। तो क्योंकि ये एक मौका पहले अगर आप याद रखें कतर के अंदर जो अटैक किया गया था वहाँ पर पीस टॉक्स हो रही थी, कतर होस्ट कर रहा था और इसराइल ने वहाँ अल उदीद एयरबेस से जहाज़ उड़े, अमरीकी अड्डा जो उनके इस्तेमाल में, उन्होंने रिफ्यूल किया इसराइली जहाज़ों को और उन्होंने दोहा के अंदर जहाँ टॉक्स चल रही थी और वो लोग आके फ़लस्तीन से और हमास के लोग बैठे हुए थे उनको वहीं पे अटैक कर दिया था। तो पाकिस्तान ने होपफुली उस पेशबंदी के तौर पर अमेरिका को पहले से इंगेज किया कि हम इन लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये ना हो कि हम बात कर रहे हैं और आपका उधर कोई हमला हो जाए तो आप इस दोनों रहनुमाओं से दूर रहें ताकि पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। तो होपफुली इंशाल्लाह दुआ भी करनी चाहिए कि मामला आगे चलेंगे। इसमें फील्ड मार्शल का बड़ा कलीदी किरदार है क्योंकि अमरीकी सदर से उन्होंने इंगेज किया, ईरानी क़यादत के साथ भी वही इंगेज कर रहे हैं और दूसरी जो सेंट्रल फिगर है इस मामले में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की है जो वज़राए ख़ारजा वज़ारत ख़ारजा की सतह के ऊपर इन सारे लोगों के साथ इंगेज कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ को लेकर आगे चलेंगे कि इस इलाके की आइंदा का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है, क्या रुख इख्तियार कर सकता है, अमरीका क्या पॉलिसी लेगा। हमारे नाम में आज शुरका है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शहरियार अफरीदी साहब हैं, सीनियर रहनुमा PTI से, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, सीनियर रहनुमा PMLN से, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान के नामवर सफारतकार और आज़ाद कश्मीर के फॉर्मर प्रेसिडेंट सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ हैं। सरदार साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। ये जो बातचीत का सिलसिला है आपको क्या लगता है कि वो शराइत तो आ गई दोनों जानिब से, आगे आपको क्या नज़र आता है? क्या वीकेंड तक जो पहले खबर थी कि JD वैंस पाकिस्तान आ सकते हैं, अगर थोड़ी पेशरफ्त या एग्रीमेंट साइनिंग के इम्कानात हों तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वीकेंड तक ये पेशरफ्त हो सकती है? जो शराइत दोनों अफ्रीकैन ने दिए हैं वो दोनों के लिए नाकाबिल कबूल हैं। जो ईरान ने मुतालबात किए हैं या जो 15 नुकात अमेरिका ने दिए थे वो इनको काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा जो है, जो आपने जैसे कहा कि कोई कॉमन ग्राउंड, कोई दरमियानी रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ आपने इस तरफ भी निशानदेही कर दी कि किस तरीके से जो है नई अफवाज, पैरा ट्रूपर्स और मरीन्स जो है इस इलाके में लाए जा रहे हैं और ये क्या साराई की जा रही है, ये लीक्स की जा रही हैं कि खार्ग आइलैंड या उसके अलावा जो अबू मूसा है या कोई और दूसरे जजीरों की जो ख़ास तौर से
ईरान की कोस्ट लाइन के साथ मुत्तसिल हैं और आबना हरमुज़ के करीब है, उनके ऊपर कब्ज़ा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका ने भी दोनों ऑप्शंस बरकरार रखे हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ईरान ने ये कहा है कि जंग कब ख़त्म होगी इसका फ़ैसला वो करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक कि उनकी शराइत नहीं मानी जाती, कम से कम उनमें से ज़्यादा शराइत नहीं मानी जाती, तो उस वक्त तक जो है वो अमेरिका के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये कि अच्छा, दूसरी जो बात आपने कही है वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात होते हैं ये एक तवील सिलसिला होता है। यानी ये कि अभी इस वक्त ऐसे हालात में मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जंगबंदी नहीं हुई, कोई आर्जी मुआहिदा नहीं हुआ, कोई ट्रूस नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का कोई इशारा नहीं। आज भी जो है ईरान के ऊपर हमले होते रहे, इसराइल के ऊपर हमले होते रहे। इसराइल ने अपने आप को इन मुज़ाकरात के अमल से अलहदा कर दिया है, उसने लाताल्लुक़ी का इजहार किया है सरकारी तौर पर। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को आप आमादा भी कर ले तो ईरान के ऊपर हमले जारी रहेंगे। लिहाजा ईरान का एक मरकज़ी नुक्ता ये है, और मैं समझता हूँ जायज़ है, कि अगर जंगबंदी हो भी जाए और दूसरे अमूर के ऊपर जो है गुफ्तगू शुरू भी हो जाए, तो ये क्या गारंटी है कि दोबारा इसराइल और अमेरिका जो है मिलकर हमले नहीं करेंगे। अच्छा, अमेरिका के ऊपर जो दबाव बढ़ रहा है अंदरूनी और बैरूनी, उसको मद्देनज़र रखते हुए यूँ नज़र आ रहा है कि वो शायद आमादा हो जाएं जंगबंदी के लिए, अपनी फ़तह का ऐलान करें और जंगबंदी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसराइल का एजेंडा तवीलुल मियाद है और ग्रेटर इसराइल का है, और उन्होंने जो है उनके नुक्ता नज़र से अभी हाल ही में बहुत सी कामयाबियाँ हुई हैं, उसमें खलीजी रियासतें डिग्रेड हुई हैं, ईरान कमज़ोर हुआ है, और उसके अलावा जो है उनके आस पास जो इलाके हैं ख़ास तौर से लबनान में उनको कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, और उन्होंने लबनान के जनूबी हिस्से के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। वो कहते हैं कि जो दरिया लिटानी है उससे उन्होंने पीछे नहीं हटना। तो इसलिए वो ये मौका हाथ से गंवाने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने ये कहा था कि क्या सदर जेडी वैंस, जो नायब सदर जेडी वैंस यहाँ आ सकते हैं, वो मुझे इसलिए मुश्किल नज़र आता है कि इस सतह पे जब हों, फ़र्ज़ कीजिए कि इधर से जो कालेबाफ हैं और उधर से जो है जेडी वैंस हैं, तो ये आखिरी मरहले में आते हैं। यानी जब अमल जारी हो, सफारती अमल जारी हो, तो उसमें बहुत से ले-दे होती है, बहुत से नुकात के ऊपर जो है जो मुख्तलिफ किस्म की आरा होती हैं। फिर जो है मसूद साहब, इसमें अगर रियलिस्टिक पोजीशन देखें अमेरिका के लिए, तो अमेरिका के लिए न्यूक्लियर मरकज़ी हैसियत है। बाकी उसके मुतालबात इसराइल के मुतालबात हैं कि वो हिजबुल्लाह की सपोर्ट और हमास की सपोर्ट तर्क कर दे और बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दे। ये सारे मुतालबात इसराइल के हैं। अमेरिका का एक न्यूक्लियर वाला इशू है जिसमें लास्ट टाइम इन्होंने 3.67% एनरिचमेंट पे इतफाक़ ईरान ने किया था। मोस्ट लाइकली उसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर ये आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉक पाइल्स छोड़ना एक कंट्रोवर्शियल इशू है, उसके ऊपर बातचीत में बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा। ईरान की जानिब से जो बुनियादी गारंटी उसने दो मांगनी है चीज़ों की, एक तो उसके ऊपर हमले आइंदा नहीं होंगे गारंटी, दूसरा उसके ऊपर जो सैंक्शंस रजीम है उसको ख़त्म करना। तो मेरे ख्याल में जो कॉमन ग्राउंड है इसी के ऊपर बैठ के करेंगे, इसके अलावा किसी और पे बातचीत नहीं होगी। उसने आबना हरमुज़ के ऊपर अपने ख़ुद मुख्तारी का मुतालबा भी किया है कि उसकी सॉवरेंटी उसके ऊपर वो भी जो है कबूल की जाए, क्योंकि उसने ये कुछ इत्तलात हैं कि उसने फ़ीस पहले से चार्ज करना शुरू कर दी है। और उसने मिसाल दी है सुइज़ की, $2 मिलियन वहाँ इस किस्म का जो है जी, तो वो जारी रहता है। तो इस वजह से जो है उनको एक नया रास्ता निकला, और अमेरिका ने वैसे ही 1 महीने के लिए उनके ऊपर से सैंक्शंस उतार दिए हैं, जो ख़ास तौर से जो समुद्रों में मौजूद था पहले से तेल जिसकी तरसील हो रही थी उसको मुआफ़ कर दिया है। उससे जो है तकरीबन $16 बिलियन का ईरान को फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए ये जो है जो जिस चीज़ के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये जो न्यूक्लियर माहिदा है वो इस किस्म के माहौल में नहीं हो सकता, उसके लिए माहिरीन का बैठना ज़रूरी है। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक दौरा ज़रूरी है, यानी एक इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन की ज़रूरत है। ये अमेरिका, वो जो जेरेड कुशनर और उसके अलावा स्टीव विटकॉफ थे, उनकी कोई जौहरी महारत नहीं थी, कोई जौहरी मालूमात नहीं थी। वो असल में दोनों के दोनों रियल एस्टेट टाइकून्स हैं, और वो इस तरीके से सौदाबाजी कर रहे थे जैसे किसी इमारत के ऊपर जैसे रियल एस्टेट एसेट के ऊपर की जाती है। तो इसमें यह है कि उसमें अगर फ़र्ज़ कीजिए मुआहिदा हो भी जाता है
3.6 पे और अप टू 20%, क्योंकि उसके लिए जो है मेडिकल यूसेस, मेडिकल आइसोटोप्स के लिए या जौहरी तवानाई के लिए ईरान को चाहिए, और जिसकी इजाज़त जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी देता है। उसके बावजूद जो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एक थर्ड पार्टी जो है, और ख़ास तौर से जो है एक टेक्निकल थर्ड पार्टी जो है उसे वेरीफाई कर सकती है, तो ये इतनी जल्दी में मुझे रैप अप होते हुए नज़र नहीं आते। और दूसरा ये है कि इसका जो स्टिकिंग पॉइंट जो है वो ये होगा, जो आपने ख़ुद कहा है कि वो उनके जो स्टॉक पाइल्स हैं इनरिच्ड यूरेनियम 460 kg कहा जाता है, वो अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा ज़फ़रुल्लाह साहब, जो अपना हुर्मुज़ है, ये इंटरनेशनल जो वाटरवेज़ हैं, इसके ऊपर बैन अल-अक़वामी जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं वही लागू होंगे। आज वो बाबुल मंदब के हवाले से भी हौसीज़ की जानिब से आया कि वो भी ईरान की सपोर्ट करेंगे, तो उधर से भी वो ब्लॉकेट करेंगे। तो इनके ऊपर क्या बनेगा? मामला तो तय करने पड़ेगा ना, शिप सारे रुके हुए हैं, अभी गुजरगाहें बंद हैं अभी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बुलाने का। देखिए, दो तरह के इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होते हैं। एक होता है आपकी टेरिटोरियल, में ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता, आपकी जो ज़मीन है उससे ख़ास इलाका आपको मिलता है, ऊपर से भी, और जो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है नीचे वाला, वो भी एक ख़ास लिमिट पे होता है। एक तो ईरान उसकी तरफ जाएगा, लेकिन नेविगेशन ऑफ हाई सीज़, ये टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये तयशुदा बात है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स होंगी वहाँ कोई नहीं रोक सकता। इस पे जो बज़ाहिर डील होगी वो सिर्फ यही होगी कि ये कोई टोकन फ़ी लेगा मैक्सिमम, और ये मसला मेरा अपना ख्याल है ये हल हो जाएगा। इतना आसानी से होगा नहीं, प्रॉब्लम, बस असल प्रॉब्लम और है। जब वो इंगेज करेंगे तो एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल होगा। पहली बात तो ये कि अभी मुआहदा नहीं होगा मेरी राय में। आपके ख्याल में नहीं होगा? जितना मैं बैनुल अक़वामी तल्लुकात का तालिब इल्म हूँ, मेरी राय में अभी तो सीज़ फायर होगी, कुछ बुनियादी बातें होंगी, ये प्रोसेस लंबा होता है, उस पर जाएगा। सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट मेरी राय में वही है जो आपके यहाँ न्यूक्लियर, सबसे पहले डील इस पे होगी। कैसे? एक ही होना जो बाज़ाहिर है जिस पे डील होनी है, जिसका पहले भी कोई बातचीत चल रही थी, या जो शायद हम जिसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व हैं, ये है कि ये चले जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की सुपरविजन में। उनको दो बातें हैं, एक तो ये कि ये जो 60% डिच है ये पाकिस्तान या रशिया वगैरह के पास चला जाए। IAEA का भी कहा जा रहा है कि उसकी सुपरविजन, वो IAEA की रोशनी में वहाँ मैं अगला ये आ रहा था, या तो अपने मुल्क में बैठ के उनकी सुपरविजन में उसको डिग्रेड करें और उसको जितना भी इस्तेमाल करना है रेडिएशन में, केमिकल, मेडिकल में, वो करें। या दूसरा ऑप्शन ये भी है, जिस पर भी हद तक किसी ज़माने में सुना था, कोई बातचीत है कि कोई जो मजबूत मुल्क हैं जो मिल के चल सकता है। ग़ालिबन पाकिस्तान की एक वजह जो कुछ इशारे हैं वो ये भी है कि ग़ालिबन फ्यूचर जो इस तरह का मामला होगा न्यूक्लियर का, उसमें पाकिस्तान हेल्प करेगा, रोल होगा। और एक नई बात जो आई है, अमेरिका ने खुद कहा है कि मैं भी ईरान को इस मामले में सिविलियन न्यूक्लियर पावर पे हेल्प करने को तैयार हूँ, पार्ट ऑफ डील, अगर डील होती है तो। मिसाइल्स का इशू दूसरा बड़ा अहम है, साफ ज़ाहिर है उसकी लिमिट करनी है। वो इसराइली बड़े परेशान है ना, परेशान है। और एक लेवल पे अब कोई बताए या ना बताए, जो हमारी मतलब मेरी यूरोपियन ज़राए से मुलाकात हैं, हमसे भी मुतालबा होता रहता है। और बाद लोग और बातें भी करते हैं कि वो जो न्यूक्लियर साइंसदान, वो तो अभी तुलसी ने कांग्रेस में बैठ के पाकिस्तान का नाम ले लिया। खान के साथ जो इशू हुआ उसके पीछे भी ग़ालिबन एक फैक्टर था जो इस तरह की, क्या बताऊँ, ये रिपोर्ट्स हैं। अल्टीमेटली देखिए, ये जो जज्बाती बातें हैं ना, ये ईरान को भी ख़त्म करनी पड़ती हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, 1880 में क्या हुआ, सदाम ने हमला किया, जो भी गलत या सही हमला हो गया। 1-2 महीने के बाद अरब मुल्कों ने सब ने दरमियान में पड़े, उन्होंने कहा जी सुलह होगी। ईरान की तजावीज़ क्या थी? नंबर 1 रजीम चेंज डिक्लेयर्ड था, भी हमें वार रेपरेशन दिए जाए। ये दोनों नहीं माने गए। $49 बिलियन उस ज़माने में बड़ी अमाउंट थी। ये टाइम मैगजीन ने लिखा था कि अरब वर्ल्ड इकट्ठे होकर ये ईरान को देने पे तैयार थे। ईरान ने कहा नो, रजीम चेंज होगा। जो ना हुआ, 8 साल जंग लड़ेगी, 1 से 1.5 मिलियन बंदा ईरानियों का शहीद हुआ, यूनिलैटरली जंग बंद की गई। हमें भी अपनी तारीखों से सीखना है ना कि एक बड़े आपने सबसे बड़ा जो, लेकिन बाद में अमेरिका ने इराक के साथ जो कुछ किया है सद्दाम के साथ, वो भी तारीख का हिस्सा है, तो ईरान को उससे भी तो सीखना पड़ेगा ना। उसको सीखना पड़ेगा। उसको 12 साल सैंक्शन रिजीम में रखा, आखिर में उसी सद्दाम को मार भी दिया। और ईरान के अमलन टुकड़े हैं,
इस वक्त अमलन। अंबार का बेल्ट सुन्नियों के पास है, हुकूमत शियों के पास है, और नॉर्थ में कुर्द जो है ना अमलन, वो तेल भी अपना अलग बेचते हैं। उधर भी अजरबैजान वाली बेल्ट भी कई इलाके हैं, मसला है उनका। लिहाजा ईरान को भी ठंडा होना पड़ेगा और अमेरिका को भी। अमेरिका, मेरा अपना ख्याल ये कि बाबुल ये खुल जाए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और न्यूक्लियर पे डील हो जाए, बकरियों पे खुश रहेगा। एक बात मैं और अर्ज़ करूँ, अगर ये बाब जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ये ज़्यादा देर के लिए चलती है, दुनिया की जो सिंपैथी इस वक्त ईरान के साथ है ये खिलाफ हो जाएगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तैसे तैसे हालात बदल जाएंगे। अगली बात जो कोई नहीं कह रहा, मैं कहना चाहता हूँ, इसराइल ऐसा मुल्क है, उसको ना हया है, ना एथिक्स है, ना लॉ है। अगर वो ये कहता है कि मैंने टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लगाने हैं, नोबडी कैन स्टॉप देम। शहरियार अफरीदी साहब, बदमाशी तो अभी भी कर रहे हैं, इलीगल वॉर है। नहीं, मैं कहता हूँ अगले स्टेज पे। शहरियार साहब, पाकिस्तान का रोल ईरान के मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बड़ी सहर आसिर गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, रीजन के पर्सपेक्टिव से और ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। ये इशू जो है ये कोई आम इशू नहीं है। इसको डिप्लोमेटिकली जितना भी एंगेज किया जाए उतना कम है। सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान का रोल पिवटल है हर एंगल से। अगर आप पाकिस्तान के इंडिया, फिर अफ़गानिस्तान, फिर अब 909 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान, और पाकिस्तानी होने के नाते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी तरीके से भी इसको एस्केलेट ना होने दिया जाए। जो प्रेजेंट जो हालात जो बने हुए हैं, इसमें बतौर कौम जो ग्राउंड पल्स है पाकिस्तान की, वो इस टाइम पे ईरान के साथ मन जुड़ी हुई है। फ़िरका परस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, और वो क्या है कि इस टाइम पे ईरान के साथ खड़ा हुआ जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? नंबर 1 कि मिसट्रस्ट है। ईरान बार बार कह चुका है कि जी आज से 6, साढ़े 6, 7, 8 माह पहले जब इनकी आपस में नेगोशिएशंस हो रही थी अमेरिका के साथ, इन्होंने पीठ में चुरा घोंपा। अभी फिर इन्होंने इन द मिडल ऑफ नेगोशिएशन तमाम चीज़ों को वायलेट करके हम पे अटैक किया। इज़राइल जो कर रहा है, ग्रेटर इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके भी जो भी मकासद हैं वो सब मुसलमान दुनिया को पता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जब हम रूस को, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को और बिलखसूस चाइना को इस खित्ते में जब हम गेज करते हैं तो 4 न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर डेटरेंस है। आधी आबादी दुनिया की इस खित्ते में रहती है। दुनिया का अमन, ये ट्रेड वेड, ये जो कौमों की जो अल्टीमेट इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे जुड़े हुए अमन के साथ। तो इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? क्योंकि यूएन का परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है नहीं है, उसमें नहीं जाएंगे। ओआईसी है, अरब लीग का रोल है नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि पाकिस्तान को जिस तरह यूएस के साथ, जिस तरह ईरान के साथ, जिस तरह सऊदी के साथ, सिमिलरली पाकिस्तान को चाइना के साथ, रशिया के साथ एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी उसी लेवल की कमिटमेंट शो करनी है। एंड आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ वन थिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस टाइम पे अगर कोई 15 नुकात या 5 नुकात, इन नुकात से निकल के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों के बीच में ऐसे ब्रिजिंग रोल, ऐसे CBMs किए जाएं जिनसे ये एहसास हो कि जो भी इस पॉइंट से आगे बात होगी। अब अगर आप ये सोचेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे या एक ख़ास एरिया को टारगेट किया जाएगा ईरान की सोच के मुताबिक कि हम इसको ख़त्म करेंगे, इन चीज़ों से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान, टर्की और बाकी ममालिक का जो मेन रोल होना चाहिए कि इस दुनिया के और बिलखसूस इस खित्ते के अमन के लिए हमने एंगेज। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए? क्या ये चाहो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बेहतरीन फ़ौज, अंदरूनी बैरूनी तमाम पॉलिसीज़ के लिए यूनाइटेड नेशन कौम जब यकजा होती है तो उसमें अल्लाह की मदद आती है। अब भी कई
गया गुजरा नहीं है। वक्त की ज़रूरत यह है कि ज़ाती इख्तिलाफात साइड पर रख के इस खित्ते के अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, क्योंकि ईरान के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, और जब पाकिस्तान के मफादात की हम बात करते हैं तो ये ऑब्लिगेटरी हम सब पे कि हम सब मिलकर एज मनहसुल कौम एक हो, सब सियासी पार्टी सब सोचों को साथ लेके चलें और इसका मदावा बने इंशाल्लाह। वैसे ज़रूर से बाकी तो जो मामलात का जिक्र होता ही होता है। मैं आज वो खबर पढ़ रहा था, जयशंकर हमारे साथ अभी मसूद साहब हैं, वो गुफ्तगू करते हैं ना तो वो दुश्मन का भी जिक्र इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि वो उसको कहीं उसका जिक्र ऐसे नहीं करते कि उसकी बेइज्जती हो या उसकी हजीमत उसको सामना करना पड़े। लेकिन वो आज जयशंकर वो पूरा कैरियर डिप्लोमेट है, उसने जो ब्रीफिंग दी है, जो रिपोर्ट हुई है, तो मुझे तो उसके ऊपर बहुत ही अफसोस हुआ है कि कैसा घटिया शख्स है, ऐसे अल्फाज का चुनाव किया है इसने बात करने के लिए। असल काफ़ी में दुखी है, अंदर से तकलीफ है बहुत ज़्यादा उन्हें। ये वो समझ चुका था इंडिया कि मैं रीजनल जंडार में हूँ, इलाकाई बदमाश बड़ा, और यही तस्वर उसको अमेरिकन ने दिया हुआ था ड्यू टू साइज, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, इन्वेस्टमेंट, हिंदुज़म के साथ उनका रोमांस, इस्लाम से दूरी, ये सारे मसाइल हमारे साथ हैं। जब से अल्लाह के करम से हमें फ़तह मिली है पिछली जंग में, वो थोड़े सिंधी में कहते हैं चरिए हो गए हैं। मार का हक से वो तकलीफ शुरू हुई है, इतनी तकलीफ है और अब वो बढ़ती जा रही है। नहीं, जेन्युइन है, देखिए तकलीफ तो जेन्युइन है ना जी। अल्लाह ने हमें दी, हमारी कौम ने, अल्लाह ने फजल अफराज, हमारी अफवाज ने, सियासत ने बहुत अच्छा किया, दोस्तों ने हेल्प की, जो भी हुआ वो बहुत बरूज्ड हैं। उसके बाद उनका नाक इतना रगड़ा है ट्रंप ने, इतना रगड़ा है, और फिर ये कि जैसे भी सूरत हाल है, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया हमारी सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप को कि इसमें फोर फ्रंट पे आ गए कि ईरान भी हम पे एड्रेस कर रहा, सबसे बड़ी सऊदीया भी, हम एक बड़ा आसान काम नहीं है ईरान और सऊदीया के अंदर बैलेंस रखना, हमने रखा, हम दोनों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ईरान से भी और जंग से भी रोका, और दोनों का ट्रस्ट है, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, और अमेरिका को भी रखा हुआ है। तो ये बात मुझे बताओ उनको कैसे हजम होती है? मोदी, अच्छा फिर मोदी ने एक और गलती की कि वो टाइमिंग या जो भी कहें वो इसराइल में था, और जंग से 2 दिन पहले जाके उधर डील कर रहा है, जब फिर आ रहा है, वो हुआ। अब ये सारे वो है इंजर्ड फील करते हैं, वो ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, फॉलन ऑन द ग्राउंड फील करते हैं। लिहाजा उनकी गुफ्तगू के ऊपर हमें ना ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए, अल्लाह का आजिज़ी करनी चाहिए, शुक्र करना चाहिए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ हमें जो ट्रस्ट मिला हुआ है, कुछ हद तक ईरान में हमारी इरिटेशन बहुत रही हैं आपस में, टू बी ऑनेस्ट। ईरान दिल्ली के करीब रहा है, बहुत सारे इश्यूज है, मैं ज़्यादा तफसील से हालात नहीं है, लेकिन जून वाली जंग में भी इंडिया ने उसको धोखा दिया, और अब तो वो खुलेआम जाके नेतन्याहू से मिल गए। अब हालात हमारे बेहतर हैं, ट्रस्ट हमारा डेवलप हुआ है, और हम ईरान की मुज़ाकरात के बाद जो कंस्ट्रक्शन है ना, रिकंस्ट्रक्शन, उसमें भी हम बहुत हेल्प कर सकते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 15 शराइत जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी, उनमें ईरान की सरजमीन पर किसी अफजूदा मवाद यानी एनरिच्ड यूरेनियम वो नहीं होनी चाहिए। ये जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसका ख़ात्मा है। ईरान को ख़ित्ते में प्रॉक्सीज़ की फ़ंडिंग, ये हिजबुल्लाह और हमास की जो सपोर्ट है उसका ख़त्म करने का मुतालबा है। इसी तरीके से इन ग्रुपों को असला देना, जौहरी सलाहियतें अपनी ख़त्म करना, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके सेफगार्ड्स कंप्लीट, और उसके बाकायदा एक रिव्यू प्रोसेस होता है। बार बार इराक़ के अंदर भी ऐसे ही करते थे, वो हर दूसरे महीने पहुंच जाते हैं और जाके जायज़ा लेते हैं कि कहीं उन बेसिक जो सेट प्रिंसिपल्स हैं कि 4% है या 10% है, उससे ज़्यादा एनरिचमेंट तो नहीं की। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करना, बल्कि अमेरिका का यहाँ मफाद ये है, और मुतालबा ये है, मफाद तो नहीं, मुतालबा ये है कि उसका जॉइंट कंट्रोल हो। अगर ईरान कर रहा है तो मुझे भी वहाँ एक स्टेक होल्डर के तौर पर बिठा दिया जाए, ये ईरान कभी नहीं मानेगा। बैलिस्टिक मिज़ाइल, ये इसराइल इसके ऊपर बहुत तशवीश का शिकार है कि इसके मिज़ाइल तेल अबीब तक नहीं पहुँचने चाहिए, और उसका अव्वलीन राइवल ही वही है। उसी से जैसे हमने इंडिया से लड़ना है, उन्होंने इसराइल से लड़ना है, तो ये ईरान ये मुतालबा जो मिज़ाइल्स वाला ये कभी नहीं मानेगा। इसी तरीके से मिज़ाइलों की तादाद को भी लिमिट करना है, और इनको सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के लिए, अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा। जवाब में ईरान ने कहा है कि जंग के ख़ात्मे की पहली शर्त हमलों का ख़ात्मा होगा, और ये जो कत्लेआम है या जो असैसिनेशन का सिलसिला है इसको रोकना है। ईरान का अमेरिका से आबनाए हुर्मुज़ पर ख़ुद मुख्तारी तस्लीम करने का मुतालबा, कि ईरान कहता है कि मेरा इलाका है, ये मेरा कंट्रोल है, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। इसी तरीके से वो हरजाना मांगते हैं जंग का, ये उनका तीसरा मुतालबा है। दोबारा जंग नहीं शुरू करेंगे। वो कहते हैं अभी जून में आप आए थे,
फरवरी में आप यहाँ पे वो रजीम चेंज करने के लिए मुजाहरे करवा रहे थे, अब आप आके दोबारा ईरान के ऊपर हमलावर हो गए, तो ये 3 वाक़े तो हो गए हैं। तो क्या गारंटी है कि आप 6 महीने बाद फिर नहीं आ जाएंगे? तो इसकी भी आपको गारंटी देनी पड़ेगी। ईरानी शराइत पूरी होने तक दफाई ऑप्शन जारी रखेंगे, ये ईरान के मुताबिक। सर शहरियार अफरीदी साहब, अभी मैंने जयशंकर का सवाल किया, उसके भी कमेंट कर दें, और ये शराइत जो दोनों तरफ से सामने आ रही हैं इसका भी बता दें। देखिए जी, शिकस्त खुर्दा सोच की अक्कास है ये इंडिया को कह रहे हैं जी। जयशंकर की जो सोच है वो एक शिकस्त खुर्दा, वो एक्सपोज हो रहे हैं। ये रब की खास करम नवाजी है। सर बहुत घटिया सोच नहीं है, बस बहुत ये घटिया अल्फाज का चुनाव। इसका नाम लेना और इनकी हिंदुत्व की सोच पे आप क्या कमेंट करेंगे? जो इंसानियत के दुश्मन है, जो तंग नजरी पे बेस करती है, जो अपने आप को अकले कुल समझते हैं। सर कुछ नॉर्म्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आप इतना नहीं गिरते हैं कभी भी, चाहे बदतरीन दुश्मन भी हो, आपने एक दूसरे पे मिसाइल भी चलाए हो, फिर भी इतना नहीं गिरते हैं। तो वो तो गिर गया बिल्कुल ही। देखिए जी, ये रब की खास करम नवाजी है कि हिंदुस्तान एक्सपोज बुरी तरह से हो गया, और मुझे यकीन है कि हमारे ईरान के बहन भाई जो हैं वो बहुत कुछ सीख के होंगे। ये एक खोल सा हिंदुस्तान एक ऐसा चेहरा लेके फिरता है, और सेकुलरिज्म के नाम पे वो दुनिया को गुमराह करता रहा है। हमसायों से पूछें, हमसायों की तो पता है कि हिंदुस्तान की सोच क्या है। माइनॉरिटी से पूछें, दलित से पूछें, यानी अंदर और बिलखसूस ये शख्स है मोदी जिसका नाम है, ये जिस सोच का ये अक्कास है, तो और ये फॉलो कर रहे नेतन्याहू को, वही सोच उसकी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल की कहते हैं पॉलिसी है, उन्होंने लेबनान का दरिया के किनारे तक कब्जा कर लिया, इधर अखंड भारत की पॉलिसी है, सोच एक ही है जी। जिस तरह तारीख को डिस्टॉर्ट करके, जिस तरह वो एक कल्चरल अप्रोच के थ्रू दुनिया को डिसीव करने, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान उभर रहा है। मैं फिर एम्फेसाइज करूँगा एक चीज़ पे, कौमी यकजहती, नेशनल यूनिटी, नेशनल सॉलिडेरिटी, तमाम कौम एक हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ये 15 नुकात की एक बात की और 5 दूसरे की, फिर मैं रिपीट करूँगा, जब आपका एतमाद ही ना हो, मिसट्रस्ट हो, आप एतबार ही ना करें, आपको पता है कि अभी मैं बात शुरू करूँगा फिर कुछ हो जाएगा, और इसमें जो रोल है इजराइल का, वो कभी भी अमेरिका को या ईरान के बीच में ऐसे माहौल क्रिएट ही करने नहीं देगा जिससे इस खिते का अमन बरकरार रहे। इसराइल तो ये कोशिश करेगा कि अरबों की ईरान से जंग शुरू हो जाए ताकि ये एक दूसरे को मुसलमान मारते रहें। अभी अमेरिका से कुछ और खबरें आई हैं ज़फ़रुल्लाह साहब, आपको वो भी बता दूं। जेडी वेंस, जिसकी तवक्को की जा रही है कि वो पीस एग्रीमेंट की शक्ल में पाकिस्तान आ सकते हैं, वो कह रहे हैं ईरान किसी सूरत में जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान मशरक़ वस्ता और खित्ते के लिए ख़तरा है। ईरान ने खलीजी ममालिक में हर जगह हमले किए। दुनिया को बेहतर और महफूज मुल्क बनाना ट्रंप का मिशन है। ईरान के साथ अमन माहदे के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया। हमने ईरान को 15 नुकाती माहदा पेश किया। ज़फ़रुल्लाह साहब, आपके कॉमेंट इसके ऊपर। देखिए, ये तो टू बी ऑनेस्ट, एक तो ज़बान ये सॉफ्टर है डिप्लोमेटिक लेवल पे, मुतालबात तो वही कहने हैं। ये उन लोगों में शुमार है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये हॉकिश नहीं है। वो है ना, वो हेगसेट है साथ एक्सट्रीमिस्ट, वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो मजहबी जुनूनी बंदा लगता है, एवेंजलिस्ट है ना। एवेंजलिस्ट के अलावा वो जो ज़बान क्रूसेड की अल्लाह का नाम इस्तेमाल करता है कि मेरे फौजी, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। उसने तो टैटूज बनवाए हुए जी, हर शय बनाई हुई। तो मेरा आप देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि ईरान को भी और अरबों को भी समझना चाहिए। अरबों ने अमेरिका को अंदर बिठाया कि हमें वो हिफाजत करेगा इसराइल से, वो उल्टा लायबिलिटी बन गया। ये हुआ है ना इनफैक्ट। अमेरिका ने किसी अरब को नहीं बचाया, नहीं, उल्टा हो गया कि वो आप अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते कि ईरान भी जैसा हालांकि गलत कर रहा है, वो इसराइल की खातिर अरबों को मार रहा है। ईरान को भी सीखना पड़ेगा कि उसकी जो पोस्ट रेवोल्यूशन पॉलिसी रही है अरबों के साथ, ये चलने वाली नहीं है। अपने मुल्क देखो, हिजबुल्लाह जो है या हूतीज़ हैं या जो भी हैं, क्या ईरान को इजाज़त देगा हमें किसी और इराकियों को कि वो उनके यहाँ पार्टियाँ बनाएं? दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि इतना क्यों आउटरीच करते हैं, अपने मुल्क को डेवलप करें। हालात ईरान की इकनॉमी के लिए ठीक नहीं है। मैं रोज़ ईरान जाता हूँ, हमारा भाई है, हम चाहते हैं, अच्छा है कि पाकिस्तान से ये ट्रेंड ख़त्म हुए। लेट दे फुल्ली रिपोज कॉन्फिडेंस इन लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान,
और अच्छा है कि उनकी हमारी आप ये तजवीज़ कर रहे हैं कि ईरान को चाहिए कि पाकिस्तानी क़यादत के ऊपर और भरोसा आगे रखे जाए, आगे बढ़े और अमन का रास्ता ढूंढे। अमन का रास्ता देखिए। और एक बात बहुत क्लियर है, हमने टाइट रोप रखा हुआ है बिटवीन सऊदी और ईरान, और हम रखेंगे, हमारा हक है। हम ये नहीं है कि ईरान के लिए सऊदी छोड़ेंगे और सऊदी का ईरान छोड़ देंगे, हम नहीं कर रहे। ईरान को भी चाहिए कि कुछ जायज़, जैसे मैंने मिसाल दी 8 साल की जंग में क्या मिला था, फिर बंद करनी पड़ी थी। हम ईरान की न्यूक्लियर में भी हेल्प करेंगे, कर सिविलियन तो अमेरिका भी कह रहा है हम भी कर देंगे, या जो भी सेटलमेंट होनी है सुन रहे हैं बातें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड हमारी, उनको भी इंडिया से थोड़ा अपना हाथ अब काफ़ी हो गया समझने के लिए, वहाँ उठाएं। और वो सिक्योरिटी के लिए ईरान, पाकिस्तान और तुर्की, अरब बड़े चलो दूर हैं, हम तो आपस में तीनों इकट्ठे हैं ना, इनकी इकॉनमी बढ़े, आपस में इंटीग्रेशन हो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, पॉलिटिकल हमारा मामला बढ़े। और ये बात के जी अरब अजम की जंग है और शिया और सुन्नी की जंग है, बदकिस्मती से ये छोड़नी पड़ेगी, वरना बारी बारी इसराइल ने सबको कुटना है। ये इसराइल का तो इल्ज़ाम यही है, इसराइल के तो इल्ज़ाम डिक्लेयर्ड है ना जी, और दूसरे उनकी 100 साल की तारीख है, लेकिन हम ना समझे तो फिर हमारा भी कुछ होगा। इसलिए मैं दर्द दिल से कहता हूँ कि हमें भी थोड़ा ना रिव्यू करना चाहिए। मुस्लिम वर्ल्ड की यूनिटी जो आप कहते हैं ना, इंटरनल यूनिटी, वो बहुत अहम है। मैं खुद उसका बहुत हामी प्रचारक हूँ, उसका हर प्रोग्राम में उसका नाम लेके कहता हूँ कि यहाँ हमें यूँ रहना चाहिए हर मौके के ऊपर। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड की यूनिटी भी इस वक्त सबसे बड़ा तकाजा करती है कि इसराइल से बचना है तो आपस में इकट्ठे बैठो, एक दूसरे को मत मारो। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि आपकी अकल और आपकी आंखों पे पर्दा आ जाता है और आपकी अकल काम ही नहीं करती, धोखे में जब आता है। ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है कि इस खित्ते के हवाले से और उम्मत मुस्लिमा के हवाले से बहुत सारे कौमों को एक चीज़ क्लियर हो रही है। ये जो डिपेंडेंसी थी ना, ये 10 मई को अल्लाह पाकिस्तान को इज्जत ना देता तो आप बिल्कुल, आपको दीवार से लगा दिया गया था। हमें तो राइट ऑफ कर रहे थे, हमारी तो लेबर भी अरबों ने निकालनी शुरू कर दी थी। तो 10 मई के बाद वाकयात तब्दील हुए। बताऊं कि हमसे मुंह तो फेर लिया था और बड़ी बातें बहुत आगे तक चली गई थी। ये अब इस वक्त की ज़रूरत क्या है कि कतर की भी आंखें खुल गई हैं। कतर जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे, कतर का विजिट किया था, यूएई का विजिट किया, हजार अरब डॉलर आपने देखा था ना, वो चीजें अब खुल के आ रही है ना। 7वां बेड़ा पाकिस्तान के साथ भी वादा हुआ था। मैं सिर्फ इस पे एम्फेसाइज करूंगा, जिसने अमेरिका की आस लगाई उसने धोखा ही खाया है, खासतौर पर मुसलमान मुल्कों से। दुबई के जो मफादात हैं, यूएई के जो मफादात हैं, सऊदी के जो मफादात हैं, इस खित्ते के हवाले से, चाहे वो बहरीन, कुवैत, जिस इसी कंट्रीज के हैं, उन सबको ये एहसास होना चाहिए कि जब तक हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, हम में इत्तेफाक होगा, तो हम अगर कोई मदद के बाद के लिए आएगा अल्लाह के बाद, तो मुसलमान के लिए खड़ा होगा। क्लोजिंग वन लाइनर सर, ज़फरुल्लाह सर। मेरा उम्मीद है कि अभी जल्द जो है सीज़ फायर होगी और फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे। मेरा अपना ख्याल है कि जो 15 और 5 मुज़ाकरात हैं, इनके दरमियान में बातचीत हो जाएगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह, सऊदी अरब और जो तुर्की है, ये सुरखरू होंगे और हमारी लीडरशिप को, हमारी जो है अफवाज को, सिविलियन लीडरशिप को अल्लाह इस तरह हिम्मत दे और हम जो है इस्लाम दुनिया की इत्तेहाद के लिए कोशिश करते रहें और अपने दिफा को भी हम मजबूत बनाएं। सर, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और चाइना, इन चारों को आपस में एक जॉइंट सिक्योरिटी पैक्ट साइन करना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस खित्ते की मजबूती के लिए गल्फ को रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। ईरान अगर अरब पॉलिसी चेंज कर ले, अरबों को अंदाजा हो गया है, अब बड़े अरबों को कि जी सारों को अंदाजा कर लेना चाहिए अमेरिका के साथ नहीं होता। तो बात यह है कि तुर्की, ईरान भी साथ आए। शहरियार अफरीदी साहब और सरदार मसूद साहब हमारे साथ थे, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।